गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में प्रकाश की तरंग प्रकृति में समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ देख रहे हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो पहली विधि है वो है परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, या परावर्तन द्वारा ध्रुवण भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें क्या है, सन 1808 में मैलस ने, ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे, तो सन 1808 में मैलस ने ये बतलाया कि जब भी कोई प्रकाश जैसे अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। और सन 1811 में ब्रूस्टर ने भी प्रयोग द्वारा ये बतलाया कि जब भी अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, और ये परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी ब्रूस्टर के अनुसार क्या है कि अगर ये कोई अध्रुवित प्रकाश इस पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, माना यहाँ पर पारदर्शी पृष्ठ कौन सा है, कांच है सपोज, तो ये अध्रुवित प्रकाश इस पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित हुआ तो ये पारदर्शी पृष्ठ क्या करेगा, प्रकाश की कुछ मात्रा तो अपवर्तित हो जाएगी और कुछ मात्रा क्या होगी, परावर्तित होगी। आंशिक रूप से थोड़ा बहुत यहाँ परावर्तन भी होता है। तो जो परावर्तित किरण होगी ये आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, परंतु यदि इस आपतन कोण को हम परिवर्तित करते जाएं तो एक निश्चित आपतन कोण पर ये परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है। तो इसे हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं कि जब भी अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो एक निश्चित आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो जैसे माना ये आपतन कोण IP है, इस IP आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश माना पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो गया है, तो इस समतल ध्रुवित प्रकाश में जो माध्यम के कणों के कंपन होंगे वो इस प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में होंगे। तो माना प्रकाश ये समतल ध्रुवित प्रकाश इधर की ओर जा रहा है तो इसमें माध्यम के कणों के कंपन इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। बोर्ड का तल यहाँ पर आपतन तल कहलाएगा, और ये जो प्रकाश है ये क्या है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। माना पहला माध्यम Y है और प्रकाश इसमें Y से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो यदि प्रकाश Y से कांच में प्रवेश कर रहा है तो ये वाला कोण, ये जो IP है, इसका मान अगर 57 डिग्री हो गया तो ये परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। और अगर माना ये कांच की जगह पे क्या है, जल है, अगर माना प्रकाश Y से कांच मारा है तो तब ये जो आपतन कोण है इसका मान 53 डिग्री होने पर ये परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। अब ब्रूस्टर का नियम जो है, ब्रूस्टर ने ये बतलाया कि परावर्तित प्रकाश एक निश्चित आपतन कोण के लिए पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, और इस निश्चित आपतन कोण जो ये IP है इसको हम कहते हैं ब्रूस्टर का कोण, या इसे हम ध्रुवण कोण भी कहते हैं। ये तो एक निश्चित आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। ये निश्चित आपतन कोण ब्रूस्टर का कोण या ध्रुवण कोण कहलाता है। अब यहाँ पर माना प्रकाश इस पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, और ये जो है इस टाइम इस दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो है n। जैसे यहाँ पर कांच है तो कांच में Y से प्रकाश आ रहा है तो कांच का Y के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG, तो इसको ANG को हमने n लिख दिया। तो ये क्या है, इस दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ब्रूस्टर ने ये बतलाया कि जो ये अपवर्तनांक होता है ये इस ध्रुवण कोण के
टेंजेंट के बराबर होता है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। इसे हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इसको ये कहलाता है ब्रूस्टर का नियम या ब्रूस्टर का सूत्र। तो n बराबर 10 IP, जहाँ पर n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब भी कोई प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है और इस निश्चित आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर का कोण कहते हैं। माना यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो जब ये परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है उस समय इस ध्रुवण कोण का स्पर्शज्या यानी ध्रुवण कोण का टेंजेंट ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे हम ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं, ब्रूस्टर का सूत्र भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें ब्रूस्टर ने सन 1811 में इसके बारे में ये नियम दिया था। इस नियम को ब्रूस्टर ने दिया था और जैसे हम यहाँ पर इस n बराबर 10 IP को हम लिख सकते हैं साइन IP अपॉन कॉस IP। इसको हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। परंतु स्नेल का जो सूत्र है, स्नेल का सूत्र, यहाँ पर स्नेल का सूत्र लग सकता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण आ रही है, ये आपतन कोण है। माना यहाँ पर अपवर्तन कोण है R, ये अपवर्तित किरण है। ध्यान रहे यहाँ पर जो अपवर्तित किरण होती है ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती है, पूर्ण रूप से नहीं होती। इसमें माध्यम के कोणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के या तो लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, या तो इस वाली लंबवत दिशा में या तो इस वाली लंबवत दिशा में। परंतु जो परावर्तित प्रकाश है ये विशेष आपतन कोण के लिए क्या हो गया, समतल ध्रुवित हो गया। तो ये अपवर्तन कोण है R, आपतन कोण माने यहाँ पे ध्रुवण कोण क्या है, IP है। इसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित है। तो यहाँ पर अगर हम स्नेल का सूत्र लगाएं तो परंतु स्नेल के सूत्र से, स्नेल का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, स्नेल का सूत्र है साइन I अपॉन साइन R बराबर n। तो I का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण हम लिख रहे हैं ध्रुवण कोण IP, R मतलब अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर देखिए ये भी n का मान है, ये भी n का मान है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर करने पे हमारे पास आ गया ये तो ब्रूस्टर का जो नियम था n बराबर साइन IP बटे कॉस IP और n बराबर क्या था, साइन I अपॉन साइन R। तो उन दोनों मानों को हमने बराबर कर दिया, I को हमने IP लिख दिया। तो समीकरण 1 और 2 से n के दोनों मान क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो इसको सॉल्व करने पे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया और इनको उल्टा कर दिया तो कॉस IP बराबर साइन R। अब कॉस IP को हम लिख सकते हैं साइन कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह IP, कॉस IP को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस IP इक्वल टू साइन R। अब जो है साइन 90 डिग्री माइनस IP बराबर साइन R। तो इससे जो आगे आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस IP इक्वल टू R। तो इससे IP को यहाँ ले आइए, तो ये हो गया IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। ये अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण का योग 90 अंश होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे ये कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये दोनों, इन दोनों का योग क्या आ गया, 90 अंश आ गया। तो जब आपतन कोण 90 अंश है तो परावर्तन कोण भी 90 अंश होगा। सॉरी, जब आपतन कोण यहाँ पर क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण का योग क्या है, 90 अंश है। अब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण IP है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, IP होगा। तो इसी नियम को लिख सकते हैं यहाँ पे कि परावर्तन कोण धन अपवर्तन कोण बराबर 90 अंश। तो यानी इन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इस वाले कोण के लिए ये जो पूरा कोण है ये हो गया 180 अंश। इसमें से ये और ये क्या निकल गए,
अगर मैं इसको वाई ओ और वाई डैश कह दूं, यहाँ पर देखिए वाई और इसको मैं ए बी कह रहा हूँ, वाई ओ डैश, ये कोण वाई ओ डैश वाई ओ वाई डैश इक्वल टू होगा 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा है। इसको हम तोड़ सकते हैं, इस पूरे कोण को हम तोड़ सकते हैं आई पी प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो वाई ओ वाई डैश, इस पूरे कोण को हम लिख सकते हैं आई पी प्लस ये वाला कोण क्या हो जाएगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस ये वाला कोण क्या था आर, अपवर्तन कोण बराबर 180 अंश। तो ये आ गया आई पी प्लस आर, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा, इस ए ओ बी को हमने पहले लिख दिया, और आई पी प्लस आर अभी सिद्ध किया हमने, कितना है 90 अंश बराबर 180 अंश। तो ये आ गया कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, जी इधर जाके -90 हो जाएगा और ये आ जाएगा 90 अंश। तो कोण ए ओ बी बराबर आ गया 90 अंश, अर्थात ए ओ बी ये वाला कोण, तो ये जो कोण है यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या है 90 अंश है। इसका अर्थ है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। कब? जब परावर्तित किरण पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है, उस समय अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे पे पूर्णतः लंब होते हैं। ये जो है ब्रूस्टर के नियम का एक निष्कर्ष भी है कि जिस समय परावर्तित किरण पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होती है, उस समय परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंब होती है। यही यहाँ पर सिद्ध किया गया है, कई बार एग्जाम में आता भी है ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है। तो अगर हम इसको यहाँ से ये फिर बाहर आएगी, तो यहाँ पर फिर इसका क्या होगा, फिर यहाँ से जब ये बाहर आएगी तो कुछ अपवर्तित होगी, कुछ किरण ये अपवर्तित होगी, और थोड़ा बहुत इसका क्या होगा परावर्तन भी होगा। जैसे यहाँ पर कुछ परावर्तन हुआ, कुछ अपवर्तन हुआ, तो यहाँ पर किरण क्या रही, कांच से फिर बाहर वायु में आएगी, तो उस समय क्या होगा, कांच से वायु में आने पे थोड़ा बहुत परावर्तन होगा, इसका थोड़ा बहुत अपवर्तन होगा। तो जो ये परावर्तित किरण है, ये क्या होगी, पुनः इस किरण की भांति आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होगी। तो जिस समय यहाँ पर ये ध्रुवण कोण होगा, उस समय यहाँ पर ये क्या आ गया, अपवर्तन कोण आ गया, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, समय आर होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है, उसी प्रकार से भी क्या होगा, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है। एक विशेष आपतन कोण के लिए यानी ध्रुवण कोण के लिए पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो गया, तो उस समय ये भी क्या आता है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। परंतु जो ये अपवर्तित किरण बाहर आ रही है, ये पुनः क्या हो जाएगी, ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होगी। तो यानी अपवर्तित किरण आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती है, तो अपवर्तित किरण को भी हम पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपवर्तन विधि का उपयोग करते हैं। यानी जिस प्रकार से परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं, वैसे अपवर्तन विधि द्वारा भी हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कांच की कई प्लेटें एक साथ ले लेते हैं। तो कांच की कई प्लेटों को एक साथ लेने पर क्या होगा, जो अपवर्तित प्रकाश बाहर आएगा दूसरे पृष्ठ से, तो जैसे यहाँ पर ये दूसरा, इस कांच का ये पहला पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया, तो दूसरे पृष्ठ में जो परावर्तित प्रकाश है क्या हो गया, समतल ध्रुवित हो गया। अब जो ये अपवर्तित प्रकाश है, ये क्या है, आंशिक रूप से ध्रुवित है। तो यहाँ पर एक दूसरी कांच की प्लेट अगर हम लगा दें, ऐसी कांच की प्लेट, तो उस कांच की प्लेट में भी दूसरे पृष्ठ पे क्या होगा, पुनः परावर्तन होगा, वहाँ पर भी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। तो यानी यहाँ पर कांच की कई प्लेटों का युग्म एक साथ लेने पर हर प्लेट से जो अपवर्तित प्रकाश बाहर आएगा, वो प्रकाश क्या करेगा, दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन होगा उसमें, और उसमें भी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अपवर्तन के द्वारा जब हम यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अपवर्तित प्रकाश, ये जो अपवर्तित किरण है उसको
समतल ध्रुवित किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक अन्य विधि है ध्रुवणदर्शी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। परावर्तक ध्रुवणदर्शी कहते हैं इसको। परावर्तक ध्रुवणदर्शी के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो परावर्तक रिफ्लेक्टर एंड पोलराइजर। तो परावर्तक ध्रुवणदर्शी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यह पता किया है कि प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो कांच की प्लेटें यहाँ पर ले ली और इन कांच की प्लेटों को पॉलिश कर दिया एक तरफ इसके। तो जैसे एक प्लेट ये बी है, एक प्लेट क्या है, ये सॉरी एक प्लेट P1 और एक प्लेट P2। तो P1 P2 दो कांच की प्लेटें हैं जिनको पॉलिश किया हुआ है। अब इस पहली प्लेट ये माना एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, ठीक है। इस पहली प्लेट पर ये अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित प्रकाश है, ये आपतित किया जा रहा है, ये वाला। तो ये अध्रुवित प्रकाश जब इस पर आपतित हुआ, कांच की प्लेट है, तो माना ये अध्रुवित प्रकाश इस पर ध्रुवण कोण 57 डिग्री ध्रुवण कोण पर आपतित हुआ। तो ध्रुवण कोण मतलब ब्रूस्टर का कोण। इस कोण पर जब प्रकाश इस कांच की प्लेट पर आपतित होगा तो क्या होगा, इस कांच की प्लेट के द्वारा यहाँ पर जो परावर्तित प्रकाश होगा, ये परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाएगा। हमने पढ़ा है अभी ब्रूस्टर के नियम में कि जब भी किसी पारदर्शी पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो उस पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। एक विशेष आपतन कोण जिसको हम ब्रूस्टर का कोण कहते हैं या ध्रुवण कोण कहते हैं, एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। तो कांच के लिए वो ध्रुवण कोण का मान क्या, 57 डिग्री। तो जैसे कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट पर अगर ये अध्रुवित प्रकाश 57 डिग्री आपतन कोण पर आपतित होगा तो इससे निकलने वाला जो प्रकाश होगा ये क्या होगा, ये होगा, ये परावर्तित प्रकाश है। ये परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होगा और इसमें जो माध्यम के कणों के कंपन हैं वो यहाँ पर इसमें इस आपतन तल के लंबवत होंगे। तो आपतन तल इसमें बोल्ड का तल है, तो इसके लंबवत ऐसे दिखाएंगे आप, ये। तो यहाँ पर आप माध्यम के कणों के कंपन इस किरण में क्या है, बोर्ड के तल के लंबवत हैं, यानी ऐसे में होंगे। तो ये वाली जो किरण है, ये वाला जो प्रकाश है, ये क्या है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो ये जो पहला वाला कांच की प्लेट है इसे कहते हैं हम, ये यहाँ ध्रुवक कहते हैं, ये यहाँ पर ध्रुवक का काम करता है। अर्थात ये यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम ध्रुवक कहते हैं, पोलराइजर। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं है, इसका पता करने के लिए यहाँ पर दूसरी कांच की प्लेट लगाई गई है। ये दूसरी कांच की जो प्लेट है ये घुमाई जा सकती है। तो इसको घुमाने पर क्या होगा, जब ये दोनों कांच की प्लेट एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो उस समय क्या होता है, जो प्रकाश इस वाली प्लेट से परावर्तित हुआ वही प्रकाश इस वाली प्लेट से भी क्या होगा, परावर्तित होगा, ठीक है। तो इस वाले प्रकाश में क्या है, माध्यम के कणों के कंपन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हैं। तो उस समय क्या होगा, जब ये दोनों प्लेटें समांतर होंगी उस समय ये कंपन इस प्लेट के क्या होते हैं, समांतर हो जाते हैं। और तब ये जो यहाँ से इस प्लेट के द्वारा जब यहाँ से परावर्तित प्रकाश होगा तो परावर्तित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। अर्थात जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं, P1 P2 प्लेटें, तो उस समय इस P1 प्लेट से जो प्रकाश तरंग बाहर निकलती है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश तरंग बाहर निकलती है, इसमें माध्यम के कणों के कंपन क्या हैं, इस बोर्ड के तल यानी आपतन तल के लंबवत हैं। तो ये कंपन जो हैं इस जो ये प्लेट है इसके द्वारा जब परावर्तित होते हैं तो परावर्तन में भी क्या होता है, परावर्तित कण जो ये है इस हमको
हम इसको तीसरी किरण कह रहे हैं, इसको दूसरी किरण कह रहे हैं, इसको पहली किरण कह रहे हैं। तो जो तीसरी किरण परावर्तित मिलती है हमको, इस किरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलती है। तो इससे अधिकतम तीव्रता मिल, ये इस बात की पुष्टि करता है ये प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित है। और जब इसको हम घुमाते हैं तो घुमाने के दौरान एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये प्लेट इसके लंबवत हो जाएगी। लंबवत का मतलब है, सपोज ये ऐसा हो गया, ये P2 प्लेट ऐसी होगी, तो उस समय क्या होगा, इस P1 प्लेट से जो प्रकाश परावर्तित होकर आगे बढ़ रहा था, इसमें माध्यम के कणों के कंपन क्या थे, इसके लंबवत थे। तो ये जो कंपन थे ये इस प्लेट के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं। कब, जब ये प्लेट P2 प्लेट P1 के लंबवत रहती है, उस समय इस प्लेट से जो परावर्तित प्रकाश होता है उसकी तीव्रता न्यूनतम या करीब करीब शून्य होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ कोई प्रकाश नहीं दिखाई देगा या उसकी तीव्रता न्यूनतम दिखाई देगी। तो इसका अर्थ है कि जब ये प्लेट इसके लंबवत है तो यहाँ तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश मिल रहा है। जब ये प्लेट इसके समांतर है, इस प्रकार की है, तो उस समय यहाँ अधिकतम तीव्रता का प्रकाश मिल रहा है। तो ये प्लेट इस बात की पुष्टि करती है कि इससे जो परावर्तित प्रकाश है, ये परावर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं है। इसलिए इस प्लेट को कहते हैं विश्लेषक। तो ये जो है परावर्तक ध्रुवणदर्शी की कार्यविधि है। इसमें दो प्लेटें P1 P2 होते हैं। इसमें प्लेट P2 को हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और घुमाकर कभी हम प्लेट P2 को प्लेट P1 के समांतर रखते हैं, उसमें इससे अधिकतम तीव्रता का प्रकाश निकलता है। जब प्लेट P2 प्लेट P1 के लंबवत रहती है, उस समय से न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश निकलता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस पर क्या है, आपतित प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं है। तो अगर इस दोनों समांतर रहने पर इस पर अधिकतम तीव्रता का प्रकाश निकल रहा है, और ये एक दूसरे के लंबवत अगर प्लेटें तो शून्य तीव्रता या न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश निकल रहा है, तो इससे सिद्ध होगा कि ये प्रकाश, इस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है, ये प्रकाश क्या समतल ध्रुवित है। और अगर ऐसा हो कि इसको घुमाने पर इससे निकलने वाला जो परावर्तित प्रकाश है, इसकी तीव्रता दो बार क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए, पर शून्य न हो, तो उसका अर्थ होगा कि ये प्रकाश क्या है, ये पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित नहीं है, ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है। ठीक है। अब तीसरा है पोलराइड। तो पोलराइड के द्वारा भी पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली चादर ले लेते हैं और इस पर जो है कुनैन आइडोसल्फेट, कुनैन आइडोसल्फेट, ये क्रिस्टल है। इसको व्यापारिक भाषा में हरपैथाइट भी कहते हैं, इसको कुनैन आइडोसल्फेट को। तो इस हरपैथाइट के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर इसके क्रिस्टलों को बिछा दिया जाता है, इस प्रकार से कि वहाँ पर क्या हो, जो प्रकाशिक अक्ष बने वो प्रकाशिक अक्ष समांतर है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल जब इस पर बिछाया जाता है तो प्रकाश के लिए क्या होता है, पारदर्शी हो जाता है। अतः वहाँ पर हम जब इस क्रिस्टल को इस नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर बिछाते हैं तो वहाँ पर वो एक पारदर्शी सतह की भांति व्यवहार करता है। तो इसको इस ढंग से इस पर बिछाया जाता है कि वहाँ पर पारदर्शी जो सतह बने वो अक्ष के रूप में बने। ऐसी अक्ष है, ये ऐसे अक्ष बन जाए तो ये पारदर्शी अक्ष बन जाएंगे। इसमें माने ये नाइट्रोसेलुलोज की परत है, ये चादर है, इस पर हमने कुनैन आइडोसल्फेट के क्रिस्टल इस ढंग से बिछाने हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की अक्षें आ जाए। तो ये जो अक्षें आएंगी ये प्रकाश के लिए क्या होंगी,
पारदर्शी अक्ष की भांति व्यवहार करेंगी और तब इनसे प्रकाश आर पार जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत पे क्रिस्टल जब बिछाए तो इससे जो पोलराइड बना, इसकी पतली फिल्म बनती है। इस फिल्म को कांच की दो प्लेटों के बीच रख दिया जाता है और उन दो प्लेटों को हम घुमा सकते हैं। तो इसमें ये जो पोलराइड है, ये पोलराइड द्विवर्णात्मक प्रक्रिया पर कार्य करता है। द्विवर्णात्मक पे जैसे माना ये एक पोलराइड ले लिया हमने, ये पोलराइड की अक्षें हैं। ये पोलराइड के अक्षें माना समांतर अक्षें हैं और इस पर ये जो है यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है। अध्रुवित प्रकाश में माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे? ये तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में होंगे। जैसे इस लंबवत दिशा में भी हैं, इस लंबवत दिशा में भी हैं। तो ये अध्रुवित प्रकाश है। अब होता क्या है, जब अध्रुवित प्रकाश इस पोलराइड पर आपतित होता है तो इस अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन इस अक्ष के समांतर होते हैं वो कंपन इसके पार निकल जाते हैं। यानी जैसे ये कंपन है, ये वाले ये कंपन इस अक्ष के समांतर हैं, तो ये कंपन इस क्रिस्टल यानी जो पोलराइड है इससे पार आ जाएंगे ऐसे। और जैसे ये वाले कंपन हैं, तो ये कंपन क्योंकि इस अक्ष के लंबवत हैं, तो जो कंपन इस अक्ष के समांतर नहीं होते वो कंपन जो हैं वैद्युत क्षेत्र के, वो कंपन इस प्रकाशिक अक्ष से के द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं। यानी वो कंपन इस प्रकाशिक अक्ष के पार नहीं जा पाते हैं। केवल वैद्युत क्षेत्र या के वही कंपन इस प्रकाशिक अक्ष के पार जाते हैं। जो कंपन इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर हैं वही कंपन इससे आर पार जा सकते हैं। इस प्रकार से ये जो पहला पोलराइड है, ये पोलराइड क्या करता है, ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर दे रहा है। क्योंकि इससे निकला हुआ जो ये प्रकाश है इसमें वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन हैं वो किसी एक ही लंबवत दिशा में है। तो अर्थात ये कौन सा प्रकाश हो गया, ये हो गया ध्रुवित प्रकाश। ये प्रक्रिया द्विवर्णात्मक प्रक्रिया कहलाती है क्योंकि इसमें प्रकाशिक अक्ष के समांतर वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वही कंपन प्रकाशिक अक्ष के पार जाते हैं। बाकी अन्य वैद्युत क्षेत्र के कंपनों को प्रकाशिक अक्ष के द्वारा रोक दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है द्विवर्णात्मक प्रक्रिया। अब इसमें क्या है, पहला जो पोलराइजर है ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ध्रुवक। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक दूसरा पोलराइजर लें और इस दूसरे पोलराइजर को हम घुमाते रहें, ये क्या है, ये भी पोलराइड है। ये भी क्या है, पोलराइड है। ये दो पोलराइड है। पहला पोलराइड यहाँ पर ध्रुवक की भांति व्यवहार कर रहा है, दूसरा पोलराइड है यहाँ पर मैं लगाया, इसको माना हम घुमा रहे हैं। तो यदि हम इस दूसरे पोलराइड को यहाँ पर पहले पोलराइड के सामने रखें, इस प्रकार से रखें कि दोनों की प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के समांतर रहें, तो उस समय पहले पोलराइड से निकले हुए ये जो वैद्युत क्षेत्र के कंपन हैं ये दूसरे पोलराइड से भी क्या हो जाएंगे, ये दूसरे पोलराइड से भी पार हो जाएंगे।
अर्थात जितनी तीव्रता का प्रकाश पहले पोलराइड से बाहर आया उतनी तीव्रता का प्रकाश या अधिकतम तीव्रता का प्रकाश यहाँ से बाहर आएगा। अब अगर हम दूसरे पोलराइड को घुमा रहे हैं, घुमाने के दौरान क्या होगा, जब इसकी प्रकाशिक अक्ष इस पहले पोलराइड की प्रकाशिक अक्ष के लंबवत हो जाएगी, यानी इस प्रकार का, ये पहले ऐसे था तो इसकी प्रकाशिक अक्ष इसकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर थे, तो उसमें पहले पोलराइड से निकले हुए वैद्युत क्षेत्र के कंपन दूसरे पोलराइड से भी पार आ गए। उस समय दूसरे पोलराइड से निकले हुए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, परंतु घूमते घूमते जैसे घूमता है, दूसरे पोलराइड को घुमाएंगे तो उसमें इसकी प्रकाशिक अक्ष भी घूमेगी, तब जो है इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होने लग जाएगी। तब अधिकतम तीव्रता का प्रकाश बाहर नहीं आएगा, क्योंकि तब ये पूरे के पूरे कंपन क्या नहीं होंगे, इससे बाहर, इसके प्रकाशिक से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जब दूसरा पोलराइड घूमते घूमते इस स्थिति में आता है कि इसकी अक्ष पहले वाले पोलराइड के अक्ष के लंबवत हो जाती है, माने ऐसा होता है, तो उसमें पहले पोलराइड की जो अक्ष है ये इधर की दिशा में है, इसकी अक्ष लंबवत दिशा में है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, यानी इस स्थिति में आ जाए। जब दूसरा पोलराइड इस स्थिति में आ जाए तो उस समय जो इसकी अक्ष है वो इस पहले पोलराइड की अक्ष के क्या है, लंबवत है। ऐसी स्थिति में पहले पोलराइड से निकले हुए वैद्युत क्षेत्र के कंपन दूसरे पोलराइड से पार नहीं जा पाएंगे, और तब यहाँ पर जो तीव्रता आएगी वो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। और ऐसी स्थिति में जबकि दोनों पोलराइड की प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो तब दूसरे पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। उस समय ये दोनों पोलराइड क्रॉसित अवस्था में कहलाते हैं, क्रॉसित पोलराइड कहलाते हैं। क्रॉसित पोलराइड का मतलब है कि जब दो पोलराइड इस प्रकार से रखे हों कि उनकी अक्षें एक दूसरे के लंबवत हों, तो उस समय दूसरे पोलराइड से पहले पोलराइड से निकले हुए वैद्युत क्षेत्र के कंपन दूसरे पोलराइड से पार नहीं निकल पाते हैं, तब दूसरे पोलराइड से निकले हुए प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, और उस समय दोनों पोलराइड क्रॉसित स्थिति में कहलाते हैं। तो ये जो दूसरा पोलराइड है ये इस बात के बारे में जानकारी दे रहा है कि इससे निकला हुआ प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं है। तो इसको कहते हैं हम विश्लेषक। इसे हम क्या कहते हैं, विश्लेषक। अब यदि हम पहले पोलराइड को एक चक्कर घुमाएं, एक चक्कर को घुमाने के दौरान यदि हम क्या कर रहे हैं, इस पे अध्रुवित प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, या हमें ये पता, हम ये पहचान करना चाह रहे हैं कि इस पर डाला गया प्रकाश अध्रुवित है या समतल ध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, यदि पोलराइड पर प्रकाश डाला जाए और पोलराइड को एक चक्कर घुमाने के दौरान इससे निकले हुए प्रकाश की तीव्रता में क्या हो, इससे निकले हुए प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम हो और 2 बार शून्य हो, तो उसका अर्थ है कि इस पर जो पड़ने वाला प्रकाश था वो क्या था, समतल ध्रुवित प्रकाश था। और अगर ऐसा हो कि पहले पोलराइड पर जो प्रकाश पड़ रहा है और हम पोलराइड को घुमा रहे हैं और घुमाने के दौरान क्या हो रहा है, इससे निकले हुए प्रकाश की तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी हम पोलराइड को घुमा रहे हैं और इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता एक समान है, कभी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उसका अर्थ है कि इस पर पड़ने वाला प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। क्योंकि तब इसको घुमाने के दौरान इसकी अक्ष की हर स्थिति में यहाँ का कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र का कंपन इससे पार जा रहा होगा। तो यदि पोलराइड को घुमाने के दौरान इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तब इस पर पड़ने वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। यदि इसको घुमाने के दौरान इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता एक चक्कर में 2 बार अधिकतम 2 बार शून्य होती है, तो इसका अर्थ है इस पर पड़ने वाले प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। और यदि पोलराइड को घुमाने के दौरान इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होती है परंतु कभी भी शून्य नहीं होती है, तो उसका अर्थ है इस पर पड़ने वाला जो प्रकाश होगा वो आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। ये पहचान है कि पोलराइड पर पड़ने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है या अध्रुवित है। अब देखिए इसमें मेलस का नियम,
ये माना अध्रुवित प्रकाश है, इसमें जो ये प्रकाशी कक्ष है इसमें ये है, और ये यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर के कंपन कोई इस लंबवत दिशा में, कोई इस लंबवत दिशा में। तो मेलस का नियम क्या है कि किसी जो ये पोलराइड है, किसी पोलराइड पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो इससे निकलने वाला जो प्रकाश होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी, इसके बारे में मेलस का नियम है। तो माना इस पोलराइड पर जो आपतित प्रकाश है वो माना जरूरी नहीं है कि हमेशा अध्रुवित प्रकाश हो, इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता माना क्या है, I0 है। तो इससे निकला हुआ जो प्रकाश होगा उसकी हम तीव्रता क्या मान रहे हैं, I। तो माना इस पर जो प्रकाश आपतित हुआ उसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन की दिशा और प्रकाशिक अक्षीय है, इनकी दिशा के बीच का कोण है थीटा। ये थीटा क्या है, प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की दिशा के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र के कंपन और प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण है थीटा। तो किसी पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता पोलराइड से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है I, वो इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 के cos स्क्वायर थीटा गुने के बराबर होती है। कि किसी पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के cos स्क्वायर थीटा गुने के बराबर होती है, जहाँ पर कि थीटा क्या है, थीटा जो है पोलराइड की अक्ष और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपनों के बीच का कोण है। तो जैसे माने यहाँ पर ये दोनों प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन एक दूसरे के समांतर हैं, तो उसमें थीटा बराबर 0 हो जाएगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस प्रकार का हो। तो उस समय ये तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन ये इस दिशा में है, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा, थीटा। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन और प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण क्या है, समय थीटा है। तो किसी पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और के cos स्क्वायर थीटा गुने के बराबर होती है, जहाँ पर थीटा इस पोलराइड की प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की दिशा के बीच का कोण है। प्रकाशिक अक्ष को ध्रुवण अक्ष कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं थीटा क्या है, पोलराइड की ध्रुवण अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की दिशा के बीच का कोण है। अब यदि ऐसा हो, ये कब है, ये तब है जबकि पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा हो। यदि किसी पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा हो और इसकी तीव्रता क्या है, I0 है, तो इससे निकले प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के cos स्क्वायर थीटा गुने के बराबर होती है। I0 क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। परंतु अगर ऐसा हो, ये अध्रुवित प्रकाश हो, कि अगर पोलराइड पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, तो यदि अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है तो तब ये नियम क्या है, तो तब ये आ जाएगा कि अध्रुवित प्रकाश यदि पोलराइड पे पड़ रहा है तो तब पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता मानम I1 मान रहे हैं उस समय इसकी तीव्रता, तो तब ये तीव्रता I1 बराबर होगा I0 और cos स्क्वायर थीटा का औसत मान। क्योंकि जो अध्रुवित प्रकाश होगा इसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन जो हैं सभी लंबवत दिशाओं में होंगे, इस लंबवत दिशा में भी होंगे, इस लंबवत दिशा में भी होंगे और लंबवत दिशा में भी होंगे। तो
यदि अध्रुवित प्रकाश वैद्युत पोलराइड पे पड़ रहा है तो उस समय पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के cos स्क्वायर थीटा गुने के बराबर होता है, जहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का औसत मान लिया जाएगा। तो इसका जो औसत मान होता है वो आता है 1/2। ठीक है, तो यह आ जाएगा I0 × 1/2 और उस स्थिति में यह आ जाएगा I1 बराबर I0/2। ये क्या है? पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता बराबर आपतित प्रकाश की तीव्रता बटे 2। कब? जबकि आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश हो। अब यदि ये पहला पोलराइड था, इसके मार्ग में हमने एक दूसरा पोलराइड रख दिया ऐसे, तो दूसरे पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता, तो तब वो क्या आ जाएगी? माना इससे निकले प्रकाश की तीव्रता I है, तो तब I का मान आ जाएगा माना यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन आए, उन कंपनों और प्रकाशिक अक्ष के बीच का कोण है अल्फा। तो तब ये हो जाएगा I बराबर इस दूसरे पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता I बराबर क्या? इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और cos स्क्वायर अल्फा के गुणनफल के बराबर। अल्फा क्या है यहाँ पे? इसकी प्रकाशिक अक्ष और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन होंगे, इनके बीच का कोण। ठीक है, तो माने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन और इस दूसरे पोलराइड की अक्ष के बीच का कोण क्या है? अल्फा है। तो दूसरे पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता, पहले इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और cos स्क्वायर अल्फा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर I1 का मान हम यहाँ से रख देंगे, I बराबर आ जाएगा I0/2 × cos स्क्वायर अल्फा। और अल्फा क्या है? दूसरे पोलराइड की प्रकाशिक अक्ष और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपनों के बीच का कोण। तो ये मेलस का जो नियम है ये है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। ये तब है जब इस पर आपतित प्रकाश, पोलराइड पर आपतित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो या समतल ध्रुवित प्रकाश हो, और ये वाला तब है कि पोलराइड से निकले प्रकाश की तीव्रता बराबर I0/2। ये तब है जबकि पोलराइड पर आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश हो। पोलराइड के उपयोग क्या हैं? पोलराइड का उपयोग है, एक तो इसका उपयोग वाहनों में क्या आता है कि वाहनों की जो विंड स्क्रीन होती है, और जैसे कोई वाहन है, दो वाहन आमने सामने से आ रहे हैं रात में, तो एक जो वाहन है उससे जो लाइट पड़ती है तो सामने वाले वाहन में जो चालक होगा उसकी आंखों पे चकाचौंध उत्पन्न करती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो सामने वाले वाहन की हेडलाइट है उसके बाहर जो आवरण है उस पर पोलराइड की फिल्म लगा देते हैं, और जो इधर वाला जो वाहन है उसकी जो विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन मतलब ड्राइवर के सामने जो कांच होता है उसके बाहर पर, उसके उस विंड स्क्रीन जो कांच होता है उस पर भी हम क्या करते हैं? पोलराइड लगाते हैं। तो दोनों पोलराइड इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि वो क्रॉसित अवस्था में हो। इससे क्या होता है? हेडलाइट से निकले प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो ड्राइवर के आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं करती है। तो वाहनों की लाइटों के द्वारा उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए हम पोलराइड का उपयोग करते हैं। वाहनों की लाइटों से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए। दूसरा, बादलों की फ़ोटो खींचने के लिए, और जैसे उसमें त्रिविमीय चित्र देखने हैं, 3 डायमेंशनल चित्र देखने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए इसमें भी क्या होता है? इसमें भी पोलराइड का उपयोग होता है। और इसमें चकाचौंध से बचने के लिए जैसे एक और इसमें जैसे गीली सड़कें हैं
या उसमें गीली सड़क या धातु पॉलिश लगी धातुएं हैं, तो इनसे जो परावर्तित प्रकाश होता है ये भी क्या करता है, आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है। तो इसके लिए पोलराइड वाले चश्मे उपयोग किए जाते हैं, जिनसे कि क्या होता है उस चकाचौंध से हम बच सकते हैं। तीसरा है इसमें कुछ कभी कभी क्या होता है, सूक्ष्म दृष्टि से कोई सूक्ष्म वस्तु को देखते हैं अगर हम, तो उसमें धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, पोलराइड वाले माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो पोलराइड वाले सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करने पे वहाँ पर हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, जबकि वहाँ पर धूल कणों के द्वारा क्या हो रहा हो, प्रकीर्णन के कारण वहाँ पर वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे रही हो। तो पोलराइड वाले सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। या बादलों की फ़ोटो खींचने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, पोलराइड वाले कैमरों का प्रयोग करते हैं। इसमें लेंस के आगे पोलराइड का प्रयोग कर देते हैं। इस आज के हमने यहाँ पे वीडियो में पोलराइड के बारे में पढ़ा और बूस्टर के कोण के बारे में पढ़ा, ध्रुवणदर्शी के बारे में पढ़ा, मेलस के नियम के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर करीब करीब पूरा हो गया है। थोड़ा इसमें प्रकीर्णन वाला जो पोर्शन है कि प्रकीर्णन के द्वारा भी क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है, कि बहुत सूक्ष्म कणों के द्वारा या धूल कणों के द्वारा या वायु के अणुओं के द्वारा जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो वो प्रकीर्णित प्रकाश भी क्या होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।